बच्चों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर के आया हूँ, ये टॉपिक एक बेसिक टॉपिक है। क्लास 7 से लेकर के 11 तक, इवन 12 तक भी कह सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। मैं इस टॉपिक को एक्चुअल तो ये 11th लेवल पर ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक का फ्रेमवर्क मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि 7th क्लास से लेकर 11th क्लास तक के सभी बच्चों को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आए। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स जो मेरे थ्रू आपको बताई जाए। चलते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। जो टॉपिक मैंने आज पुट किया है उसका नाम है सेल। सेल क्या होता है? एक्चुअल में जब आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे तो उसमें एक वर्ड अक्सर जो प्रिजनर्स को लाने के लिए जेलर यूज़ करता है वो होता है कि भाई फला प्रिजनर को फला सेल से ले आइए। तो यहाँ पर सेल वर्ड का मतलब होता है छोटी कोठरी, छोटी कोठरी। एक्चुअली में ये जो सेल वर्ड था वो डिराइव्ड जिस लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से हुआ था उसका नाम था सेलुली, और सेलुली का मतलब होता है हॉलो स्पेस और स्मॉल चैम्बर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ से ही क्यों निकला। तो एक्चुअल में जो पहली सेल डिस्कवर्ड की गई थी, जो डेड सेल थी, जो पहली सेल डिस्कवर्ड की थी वो डेड सेल थी। अब आप कहेंगे कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं कि वो डेड सेल थी। एक्चुअली पहली जो सेल डिस्कवर्ड करने का जो क्रेडिट है वो मिस्टर रॉबर्ट हुक को जाता है। 1665 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था सेल को, और इन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया था। पहले जो होता था, जो एंशिएंट टाइम था, उसमें बॉटल के ऊपर कैप जो होती थी वो न लग करके उसकी जगह पर स्टम के कट पीसेस लगाए जाते थे। तो इन्होंने सेल यानी स्मॉल चैम्बर्स को, जब इन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो भी इनके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, भले ही उसका रेजोल्यूशन पावर उतना ज़्यादा नहीं था, उसके थ्रू जब इन्होंने स्टेम के कटे हुए वो पीस जो कैप के फॉर्म में यूज़ होता था, जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर इन्हें बी हीव लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, और इन्होंने उन छोटे छोटे चैम्बर्स को सेल वर्ड दिया, क्योंकि सेल वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड किससे डेराइव्ड हुआ है? सेलुली, और सेलुली का मतलब होता है स्मॉल चैम्बर। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर होगी कि फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल वाज डेड सेल। एक चीज़ और, चूंकि सेल की जो स्ट्रक्चरल स्टडी के बारे में जब बात करी जाती है तो एक इंस्ट्रूमेंट जिसने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सेल की स्ट्रक्चरल स्टडी में वो है माइक्रोस्कोप। एन इंस्ट्रूमेंट, एक वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से जो हम नियर सिचुएटेड दो पॉइंट्स को जितना फार करके देख सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, फार सिचुएटेड पॉइंट्स को नियर करके जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख सकते हैं उसे कहते हैं क्या? टेलीस्कोप। तो यहाँ माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। तो जैसे जैसे इम्प्रूव्ड वर्जन्स जिनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर जिनकी जितनी ज़्यादा थी, जितना ज़्यादा डीप यानी जितना ज़्यादा फोकस करके देखा जा सकता था चीज़ों को, तो जैसे जैसे इन्वेंट होते चले गए नए नए माइक्रोस्कोप, वैसे वैसे बायोलॉजी की जिस सेल की जो स्टडी थी उसमें नई नई डिस्कवरीज होती चली गई। चलिए, तो पहला जो एक्चुअल पार्ट था, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट सेल विच इज विजुअलाइज्ड, जो देखी गई थी, रिपोर्ट की गई थी, वाज डेड सेल, रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट हुक। और एक्चुअल में जो ये पार्ट देख पाए थे वो था सेल वॉल। फर्स्ट पार्ट विच इज रिपोर्टेड या विच इज सीन बाय द रॉबर्ट हुक वाज द सेल वॉल। वो सेल वॉल तक देख पाए थे। इन्होंने अपने जो भी इन्होंने देखा उस बात की इंफॉर्मेशन अपनी बुक में दी, और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। फर्स्ट लिविंग सेल, पहली लिविंग सेल कब देखी गई? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक, मिस्टर A.V. लीवेनहॉक के थ्रू पहली लिविंग सेल डिस्कवर्ड की गई, और कई जगह पर देखी गई, जैसे प्रोटोजोन्स के स्पर्म्स, बैक्टीरिया एंड आरबीसी वगैरह। इन सारी जो भी इन्होंने लिविंग देखिए भाई, जब लिविंग सेल्स थी तो नो डाउट उसमें हो सकता है कईयों में इन्होंने मूवमेंट भी देखा, तो इन टाइनी क्रिएचर्स को एनिमलक्यूल नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि सेल, भाई हमने देख लिया कि फर्स्ट लिविंग सेल कब किसने डिस्कवर की, फर्स्ट डेड सेल किसने डिस्कवर की, और फर्स्ट
जो सेल डिस्कवर्ड की गई थी, फर्स्ट जो सेल रिपोर्ट की गई थी वो एक्चुअल में डेड सेल थी, और उसमें भी वो जो पार्ट देख पाए थे वो था सेल वॉल। अब हम और आगे आते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल ओनली इज नोन एज अ साइटोलॉजी। उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जिसमें केवल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं, और जिसमें स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन और अदर एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। यानी वाइड ब्रांच जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्राइटेरिया कवर किया जाता है उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं, और जिसमें केवल स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी इज हर्टविग एंड रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज सीपी स्वैनसन, जबकि इंडियन साइटोलॉजी का जो फाउंडर या फादर है डॉक्टर AK शर्मा को माना जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, कुछ दोनों ब्रांचों की बात करें, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था जिसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसका नाम था माइक्रोस्कोप। तो थोड़ा सा हम माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं। फर्स्ट माइक्रोस्कोप, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्पेशली डील्स विद द माइक्रोस्कोप नोन एज अ माइक्रोस्कोपी। पहला जो माइक्रोस्कोप, जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप, एक्चुअली हेडलाइंस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इन्वेंटेड बाय जैकेरियस जेमसन। किसने डिस्कवर किया था? जैकेरियस जेमसन ने। और इसी सिंपल माइक्रोस्कोप का इंप्रूव्ड वर्जन गैलीलियो ने दिया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय द ल्यूवेनहॉक, व्हिच इज जो ल्यूवेनहॉक जो थे वो डच हॉलैंड के रहने वाले थे, जबकि इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, जो एक इंग्लिश यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसके अलावा भी और माइक्रोस्कोप्स हैं जिनके थ्रू साइटोलॉजी की फील्ड में अलग अलग रिसर्चेस हुई, जैसे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप है इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। अब यह माइक्रोस्कोप कुछ मैं बता चुका हूं आपको। थर्ड माइक्रोस्कोप जिसका नाम है, मतलब जो अभी तो आपने सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में ही देखा। इसके बाद है इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। अब मैं ये जो माइक्रोस्कोप बताऊंगा उनके हर माइक्रोस्कोप जो होगा वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसे किसने इन्वेंट किया इस पर भी मैं फोकस करूंगा। इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप के थ्रू एक्चुअली में हम किसी भी सेल्यूलर प्रोसेस की यानी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की या किसी ऑर्गेनिज्म की थिकनेस, ड्राई मैटर और वाटर कंटेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसे डिस्कवर्ड या इसे इन्वेंट करने का जो क्रेडिट है, डिस्कवर्ड करना तो बेकार होगा क्योंकि इक्विपमेंट और इक्विपमेंट हमेशा इन्वेंट किए जाते हैं, तो इसके इन्वेंशन का जो क्रेडिट है वो कुकी, टॉटन और सिम्स को जाता है। सेकेंड माइक्रोस्कोप इसके बाद का जो है वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, और इस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल्स मतलब सेल्यूलर ऑर्गेन, सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेन्स को ऑर्गेनेल्स कहते हैं, इनको ऑब्जर्व किया जाता है, और इससे इन्वेंट करने का जो क्रेडिट है वो जे लिस्टर को जाता है। थर्ड माइक्रोस्कोप यानी उसके बाद का जो माइक्रोस्कोप है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, अनदर माइक्रोस्कोप फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माइक्रोस्कोप की कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहली प्रॉपर्टी तो मैं बता दूं कि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को बिना स्टेन का मतलब हमेशा किसी भी माइक्रोस्कोप के थ्रू जब किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को, चाहे वो डेड हो या लिविंग हो, जो भी हो, अगर उसको ऑब्जर्व करना है तो आपको उसके स्टेन करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। बिना रंगे आप उसे नहीं देख सकते हो क्योंकि उसका कलरलेस पोर्शन रहता, वैसे दिखाई नहीं देगा आपको। लेकिन इस फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के थ्रू आप किसी भी बायोलॉजिकल कंटेंट को बिना स्टेन किए हुए देख सकते हो। दूसरी बड़ी बात, सेल जब डिवाइड होती है तो उसे सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन में कई स्टेप होती हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये जितनी भी स्टेप्स है सेल डिवीजन की, इन सारी सेल्यूलर डिविजनल स्टेप्स को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो अगर किसी माइक्रोस्कोप से, तो उसका नाम है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इस फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड किया था ज़ेर्निके ने। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप जिसने साइटोलॉजी की फील्ड में एक्सीलरेशन ले आया, यानी बहुत ज्यादा डीप स्टडी करा दी हमें सेल के बारे में, उस माइक्रोस्कोप का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर होता है वो 10 की पावर 6 टाइम्स मोर होता है।
यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को 10⁶ टाइम मोर बढ़ा करके देखा जा सकता है, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नॉल एंड रोस्का ने डिस्कवर किया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द सेल। तो जब व्हाट इज द सेल आता है तो हमारे मुंह से केवल एक सेंटेंस निकलता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन अभी ये कहना जस्टिफाई नहीं होगा, इसको अभी हम, चूंकि ये जो वर्ड मैंने अभी बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये आप सेल थियरी में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको सेल बता दूं कि सेल इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, यानी जब प्रोटोप्लाज्म चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होता है तो उस समय जो स्ट्रक्चर बनती है उसे सेल कहते हैं। सेल को देखें तो अगर मैथमेटिकल मैनर में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सेल इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म चारों तरफ से किससे बाउंड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बताऊंगा, प्रोटोप्लाज्म क्या है ये भी पता चलेगा आपको, लेकिन अभी आपको केवल इतना जानना है कि प्रोटोप्लाज्म जब मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होगा तो इस समय बनी हुई स्ट्रक्चर को सेल कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर, यानी कोई भी सेल लिविंग है तब तक जब तक प्रोटोप्लाज्म। अब जरा देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल करके क्या ऑर्गेनाइज करेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाता है, और उसमें भी जो डेंस होकर के पोर्शन, यानी साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो डेंस हो जाता है और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उन्हें सेल्यूलर ऑर्गेन या ऑर्गेनेल्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, ऑर्गेनेल्स की तरीके से बिहेव करने लगा। हर ऑर्गेनेल स्पेसिफिक फंक्शन बिहेव करता है, जैसे कुछ ऑर्गेनेल डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, एटसेट्रा मैनी अदर फंक्शंस। यही रीजन था कि साइटोप्लाज्म के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इट इज द मेन एरिना ऑफ द ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज का मेन प्लेस जहां पर होता है सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज, वो है साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही डेंस होकर के जो स्ट्रक्चर बनाता है उन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये ऑर्गेनेल्स जिस ग्राउंड सब्सटेंस में सस्पेंड रहते हैं उसे साइटोसोल कहते हैं। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखा, और तीनों को मिक्सअप करके जब मैंने बनाया तो आप देख सकते हैं कि सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्रोटोप्लाज्म को क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस, तो ये लिखा हुआ है, और साइटोप्लाज्म के लिए ऑर्गेनेल्स एंड मैथमेटिकली लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो ये पूरी एक काउंटर, पूरी की पूरी एक स्ट्रेट इक्वेशन मेंटेन हो गई। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है और ये ब्लैंक प्लेस छोड़ देगा, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा चूज द राइट ऑप्शन। तो उस समय आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सेल इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, ये सब कुछ प्रोटोप्लाज्म है, एंड प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू द न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज फॉर साइटोप्लाज्म। तो अभी आपने जो मैंने आज आपको इंफॉर्मेशन दी, ये सेल के इंट्रोडक्शन का प्राइमरी पोर्शन था। अब सेल के इंट्रोडक्शन का जो मेरा सेकेंडरी पोर्शन होगा उसमें मैं सेल थियरी, सेल के काइंड्स, सेल के बेसिस पर वेरियस जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे थ्रू जो भी लेक्चर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।